नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका द चैंपियंस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों अगर आप एलपीसी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आपके लिए जो एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में टॉप 100 इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, देखिए डेल्टा में संयोजित 3 फेज वायर व्यय नापने की विधि है। तो ऑप्शन नंबर बी 2 वाट मीटर मेथड है। ठीक है ना, 2 वाट मीटर मेथड। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। एक आदर्श वोल्टेज स्रोत होता है। तो ऑप्शन डी आंतरिक रेजिस्टेंस शून्य होता है। याद रखिएगा, एक आदर्श वोल्टेज स्रोत का जो आंतरिक रेजिस्टेंस होता है वो शून्य होता है। आइडियल वोल्टेज सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो शून्य होता है। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से 3 फेज प्रणाली में फेज क्रम होता है। फेज सीक्वेंस क्या होता है? तो ऑप्शन बी लाल पीला नीला RYB। ठीक है ना, RYB रेड येलो ब्लू होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिएगा दोस्तों। ठीक है ना, उसका लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फेज वोल्टेज का अर्थ क्या होता है? दोस्तों फेज वोल्टेज का अर्थ ऑप्शन सी किसी एक फेज तथा न्यूट्रल के बीच विद्यमान वोल्टेज को कहते हैं क्या? फेज वोल्टेज कहते हैं। ठीक है दोस्तों, किसी एक फेज और न्यूट्रल के बीच विद्यमान वोल्टेज को। और दोस्तों अगर पूछेगा कि लाइन वोल्टेज क्या होता है दोस्तों, तो लाइन वोल्टेज जो है किन्हीं 2 फेजों के बीच जो है जो वोल्टेज होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको लाइन वोल्टेज कहते हैं। ठीक है ना, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 3 फेज सप्लाई लाइन दर्शाने के लिए उपयोग किए जाने वाले अक्षर हैं। तो RYB ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्टार कनेक्टेड 3 फेज परिपथ में होता है। क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी होता है। यानी कि स्टार कनेक्टेड 3 फेज परिपथ में न्यूट्रल तार में जो धारा होती है वो शून्य होती है। लाइन वोल्टेज जो है वो बराबर होता है करड़ी में 3 गुणे फेज वोल्टेज के, और लाइन धारा जो है वो फेज धारा के बराबर होता है स्टार कनेक्टेड 3 फेज सर्किट में। ठीक है दोस्तों, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, डेल्टा कनेक्शन में पावर ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है डेल्टा कनेक्शन में? तो ऑप्शन नंबर बी √3 VL/IL cos φ होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि √3 गुणे लाइन वोल्टेज गुणे लाइन करंट गुणे cos φ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें दोस्तों, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, 3 फेज स्टार में जुड़े सर्किट में लाइन वोल्टेज बराबर होती है। तो ऑप्शन नंबर डी करड़ी में 3 गुणे फेज वोल्टेज के, करड़ी में 3 गुणे फेज वोल्टेज के। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सप्लाई में कोणीय विस्थापन होता है। दोस्तों सप्लाई में कोणीय विस्थापन ऑप्शन नंबर बी 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल होता है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं, चित्र में दर्शाए गए परिपथ में न्यूट्रल चालक में धारा होगी। फ्रेंड्स इसमें पूछ रहा है कि न्यूट्रल में कितना करंट फ्लो करेगा दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि देखिए ऑप्शन नंबर डी 0, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सब 20-20 ओम के यहाँ पे जो है लगे हुए हैं, सब सेम लगे हुए हैं दोस्तों। तो 0 धारा, न्यूट्रल में करंट 0 बहेगा। ठीक है, 2 वाट मीटर विधि में जो है कुल पावर की मात्रा होगी। तो ऑप्शन नंबर बी W = W1 + W2 होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 3 फेज असंतुलित लोड में पावर हेतु अपनाई गई विधि का प्रकार है। ऑप्शन सी 3 वाट मीटर विधि, 3 वाट मीटर विधि। क्योंकि दोस्तों 3 फेज जो है असंतुलित लोड है, असंतुलित लोड है, अनबैलेंस लोड है, इसलिए हमको जो है 3 वाट मीटर की आवश्यकता होगा। लेकिन अगर दोस्तों वही बैलेंस लोड होता तो हम जो है सिंगल वाट मीटर से भी जो है माप लेते हैं और 3 से गुणा कर देते, तो हम जो है 3 फेज का पावर जो है हमको पता चल जाता है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं, डेल्टा संयोजन में लाइन तथा फेज धारा में संबंध क्या होता है? डेल्टा संयोजन में दोस्तों लाइन और फेज धारा के बीच। तो ऑप्शन ए लाइन करंट होता है वो फेज करंट का √3 गुना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 3 फेज वाइंडिंग में स्टार कनेक्शनों की संख्या होगी। 3 फेज वाइंडिंग में स्टार कनेक्शनों की संख्या होगी। तो इसमें से देख लीजिए कौन सा जो है स्टार कनेक्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर ए वाला जो है यही स्टार कनेक्शन है। ठीक है ना, ए वाला। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुफेज विद्युत प्रणाली में सक्रिय शक्ति निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर ए पावर फैक्टर पर निर्भर करती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, फेज वोल्टेज को मापा जाता है। ऑप्शन बी फेज व न्यूट्रल के बीच। ठीक है ना, फेज व न्यूट्रल के बीच फेज वोल्टेज को मापा जाता है, और 2 फेजों के बीच में जो है लाइन वोल्टेज को मापा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डेल्टा कनेक्शन में लाइन को वोल्टेज फेज धारा से रखा जाता है। डेल्टा कनेक्शन में लाइन को वोल्टेज फेज धारा से रखा जाता है 30 डिग्री पीछे। कितना? 30 डिग्री पीछे रखा जाता है डेल्टा कनेक्शन में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी श्रेणी अनुनादी परिपथ की अनुनादी आवृत्ति को ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा? तो F = 1/2 पाई √LC। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चित्र में दर्शित परिपथ के कुल प्रेरकत्व का मान बताइए। देखिए यहाँ पे L1 10 मिली
हेनरी है, L2 5 मिली हेनरी है, L3 5 मिली हेनरी है। ठीक है, तीनों जो है वो पैरेलल में लगे हुए हैं दोस्तों, तीनों जो है किस में लगे हैं, समांतर क्रम में लगे हैं। तो कुल प्रेरकत्व कितना होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। कुल प्रेरकत्व लघुत्तम प्रेरकत्व से कम है। ठीक है ना, यानी कि देखिए 10 5 5 लगा है दोस्तों, जो 5 मिली हेनरी है ना, तो 5 मिली हेनरी से भी इसका कम जो है प्रतिरोध होगा। इसको कैसे निकाल सकते हैं आप, 1/1/10 प्लस 1/5 प्लस 1/5 से आप इसको निकाल देंगे। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। यानी कि जैसे कि रजिस्टर में दोस्तों पर जो है समांतर में जुड़ा होता है, तो उसी प्रकार इसमें भी वही होता है सेम। ठीक है ना, डेल्टा कनेक्शन होता है तो डेल्टा कनेक्शन में डी, ऑप्शन डी, लाइन धारा बराबर √3 गुणे फेज धारा होता है डेल्टा कनेक्शन में। अगला क्वेश्चन है, स्टार कनेक्शन में लाइन को वोल्टेज से फेज धारा से रखा जाता है, 30 डिग्री आगे रखा जाता है। साइन वेव के लिए धारा का RMS मान शिखर मान का होता है, कितना होता है, ऑप्शन सी, शिखर मान का 0.707 होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए परिपथ में पावर फैक्टर का मान होगा। पावर फैक्टर का मान इसे आपको बताना है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी 0.5 जो है लैगिंग है, 0.5 लैगिंग होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए क्योंकि दोस्तों W1 जो है यहाँ पे देखिए, जो W1 है ये जो है 3.7 किलोवाट का रीडिंग दे रहा है, लेकिन दोस्तों जो W2 है देखिए यहाँ पे मतलब कुछ भी रीडिंग नहीं दे रहा है। ठीक है ना, जीरो रीड कर रहा है, जीरो। यानी कि दोस्तों केवल अगर एक जो है वाट मीटर रीड कर रहा होता है, दूसरा कुछ रीड नहीं कर रहा होता है दोस्तों, तो जो पावर फैक्टर होता है वो 0.5 होता है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर एक वाट मीटर कुछ रीड नहीं कर रहा है, पहला रीड कर रहा है तो 0 होगा, यानी कि 0.5 जो है लैगिंग जो है पावर फैक्टर होगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रल प्राप्त किया जाता है, तो ऑप्शन बी, स्टार कनेक्शन से जो है न्यूट्रल प्राप्त किया जाता है। ठीक है ना, डेल्टा में न्यूट्रल वायर नहीं होता है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है, एक 3 फेज असंतुलित लोड के लिए होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, प्रत्येक फेज का पावर फैक्टर लोड के अनुसार होना चाहिए। प्रत्येक फेज का पावर फैक्टर लोड के अनुसार होना चाहिए। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, 3 फेज स्टार प्रणाली में पावर का मान बराबर होता है। 3 फेज स्टार प्रणाली में ऑप्शन नंबर बी, √3 गुणे लाइन वोल्टेज गुणे लाइन करंट गुणे पावर फैक्टर, यानी कि √3 VLIL cos phi होता है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए परिपथ में न्यूट्रल तार में धारा का मान होगा। देखिए 35 ओम 35 ओम 35 ओम, तो न्यूट्रल में कितना धारा होगा दोस्तों, 0, ऑप्शन नंबर बी 0 धारा होगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, पावर मापने की 2 वाट मीटर विधि में 2 वाट मीटर विधि में यदि 1 वाट मीटर की रीडिंग ऋणात्मक हो तो लोड के पावर फैक्टर का मान होगा, तो 0.5 से कम होगा दोस्तों, याद रखिएगा। अगर एक जो है कुछ रीड कर रहा है, मान लीजिए कुछ भी रीड कर रहा है, और दूसरा जो है पावर जो दूसरा मतलब वाट मीटर है वो अगर निगेटिव रीड कर रहा है, कुछ ऋणात्मक रीड कर रहा है, तो जो पावर फैक्टर होगा ना वो 0.5 से कम होगा। ठीक है, और अगर दोस्तों कोई वाट मीटर जो है कुछ रीड कर रहा है, दूसरा 0 रीड कर रहा है, तो कितना होगा, 0.5 जो है लैगिंग जो है वो पावर फैक्टर होगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, 3 प्रतिरोधों को 3 फेज 400 वोल्ट की सप्लाई में निम्न में से किस प्रकार जोड़ा जाए कि वह अधिकतम पावर खपत करे। तो अधिकतम पावर खपत करने के लिए हमको उसको डेल्टा में जोड़ना पड़ेगा। अधिकतम पावर खपत करे तो डेल्टा में जोड़ना पड़ेगा 3 प्रतिरोधों को। अगला क्वेश्चन है, नीचे दर्शाए गए परिपथ में कुल पावर का मान किसके तुल्य होगा, कुल पावर का मान कितना होगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए इसका फार्मूला ऑप्शन सी, 3 गुणे वाट मीटर का पाठ्यांक। ठीक है ना, पाठ्यांक, तो यानी कि यहाँ से जो है कुल पावर का मान पूछा है, तो एक जो है यहाँ से हम क्या करेंगे, मतलब यहाँ से न्यूमेरिकल तो नहीं है ये, ठीक है ना, केवल आपको पता करना है कि अगर वाट मीटर का पाठ्यांक यहाँ पर दिया होता तो उसमें हम 3 से जो है मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो 3 वाट मीटर का पाठ्यांक यहाँ पे आ जाता है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि संतुलित लोड डेल्टा संयोजित परिपथ में फेज वोल्टेज का मान 400 वोल्ट हो तो लाइन वोल्टेज कितना होगा दोस्तों। तो लाइन वोल्टेज कितना होगा, 400 वोल्ट ही होगा, क्योंकि डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है कि फेज वोल्टेज जो है लाइन वोल्टेज के बराबर होता है। ठीक है ना, लाइन वोल्टेज के फेज वोल्टेज के लाइन वोल्टेज के बराबर होता है। ठीक है ना, दोनों आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 फेज पावर को नापने के लिए 2 वाट मीटर प्रयुक्त किए जा सकते हैं यदि वाट मीटरों का प्रकार हो, ऑप्शन ए संतुलित और असंतुलित लोड हो। यानी कि याद रखिएगा कि 3 फेज पावर को नापना है, 2 वाट मीटर हम प्रयोग कर सकते हैं। कि अगर कब प्रयोग कर सकते हैं, यदि दोस्तों जो है संतुलित हो या असंतुलित हो तब हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 3 फेज परिपथ में 2 वाट मीटर विधि में 1 मीटर रिवर्स धारा करने के लिए क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन सी, प्रेशर कॉइल के कनेक्शन को बदलना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एसी परिपथ में प्लस शिखर मान से निगेटिव शिखर मान तक के वोल्टेज को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी,
शिखर से शिखर वोल्टता कहा जाता है, पीक टू पीक वैल्यू कहा जाता है, ठीक है ना, या मैक्सिमम टू मैक्सिमम वैल्यू भी कह सकते हैं, मैक्सिमम वोल्टेज। अगला क्वेश्चन है 2 वाट मीटर विधि द्वारा पावर नापते समय 1 वाट मीटर की रीडिंग शून्य होगी जब पावर फैक्टर क्या होगा 0.5 होगा। तो ये मैंने आपको बताया, इसको याद रखना है आपको, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है एक साइन वेव एसी वोल्टता का अधिकतम मान 10 वोल्ट है, इसका आरएमएस मान बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी 7.070 वोल्ट होगा, ठीक है ना। 10 वोल्ट है तो इसका जो आरएमएस मान होगा वो 7.070 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कोई रिले कुंडली 50 हर्ट्ज एसी वोल्टता से संयोजित है, यदि प्रयुक्त वोल्टता की आवृत्ति 60 हर्ट्ज है तक बढ़ जाती है तो कुंडली में परिवर्तन होगा। ऑप्शन डी जो प्रतिघात होगा एक्सेल ना वो बढ़ेगा, क्योंकि प्रतिघात जो है फ्रीक्वेंसी पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना, तो ये जो है बढ़ जाएगा, ठीक है। जो प्रतिघात का फार्मूला होता है एक्सेल बराबर 2πf/L होता है, ठीक है ना, 2πf/L होता है। अगला क्वेश्चन है समान फेज वोल्टेज पर डेल्टा कनेक्शनों की अपेक्षा स्टार कनेक्शनों के लाभ हैं, क्योंकि स्टार कनेक्शन देते हैं, क्या देते हैं दोस्तों, ऑप्शन बी यह अधिक स्टेप अप वोल्टेज देती है। कौन, स्टार कनेक्शन, ठीक है ना। समान फेज वोल्टेज पर डेल्टा कनेक्शनों की अपेक्षा स्टार कनेक्शनों के लाभ हैं, क्योंकि स्टार कनेक्शन क्या देते हैं, अधिक स्टेप अप वोल्टेज देती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से 3 फेज डेल्टा में जुड़े संतुलित लोड में पावर बराबर होती है। ऑप्शन डी ए और सी दोनों। ए दिया है 3 गुणे फेज वोल्टेज गुणे लाइन वोल्टेज गुणे मतलब 3 गुणे फेज वोल्टेज गुणे फेज करंट गुणे पावर फैक्टर, और सी वाला है √3 गुणे लाइन वोल्टेज गुणे लाइन करंट गुणे पावर फैक्टर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 वाट मीटर विधि से पावर नापते समय यदि 1 वाट मीटर विपरीत दिशा में रीडिंग दे तब लोड के पावर फैक्टर पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों, ऑप्शन ए 0 होता है। याद रखिए दोस्तों हमने 3 चीज़ याद किया इसके बारे में, ठीक है ना। अगर एक पावर फैक्टर कुछ रीड कर रहा है, दूसरा जो है कुछ रीड नहीं कर रहा है तो पावर फैक्टर 0.5 होता है। और अगर दोस्तों इसमें देखिए क्या दिया कि अगर 1 वाट मीटर जो है विपरीत दिशा में रीडिंग दे रहा है तो पावर फैक्टर क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना। और एक और आया था कि अगर वाट मीटर जो है मतलब 1 वाट मीटर कुछ रीड कर रहा है और दूसरा जो है अगर उतना ही निगेटिव कुछ नहीं, ये तो निगेटिव इसमें है। चलिए मैंने आपको दिखाया था इससे पहले बढ़ाया था तो, ठीक है ना, उसको देख लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अर्थिंग से क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो में, ठीक है ना। पाइप अर्थिंग में पाइप इलेक्ट्रोड का आंतरिक व्यास कितना होता है, तो 38 मिलीमीटर होता है, 38 mm होता है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है ELCB का पूरा नाम बताइए दोस्तों, तो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर इसका फुल फॉर्म होता है, ऑप्शन नंबर बी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। अगला क्वेश्चन है पाइप अर्थिंग में कास्ट आयरन फ्रेम की साइज होती है, क्या होती है, 30 × 30 सेंटीमीटर होता है, यानी कि 30 सेंटीमीटर × 30 सेंटीमीटर होता है पाइप अर्थिंग में कास्ट आयरन फ्रेम की साइज, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 निम्न में से भू प्रतिरोध टेस्टर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। भू प्रतिरोध टेस्टर जो है ऑप्शन नंबर बी प्रतिरोधकता के गिरने पर जो है वो सिद्धांत पर कार्य करता है, प्रतिरोधकता गिरने पर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से भू टेस्टर में धारा उत्क्रमण का कार्य होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए इनमें से कोई नहीं तो क्या बताया जाए। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए चित्र में दर्शाएगा अर्थिंग का प्रकार। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये कौन सी अर्थिंग है, GI पाइप है, अर्थ वायर लिखा है, चारकोल और साल्ट है, तो ये पाइप अर्थिंग है। कौन सा है, पाइप अर्थिंग, ऑप्शन नंबर बी पाइप अर्थिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अर्थ चालक किस धारा को पृथ्वी में प्रेषित करने के लिए पथ उपलब्ध करता है, तो ऑप्शन नंबर बी लीकेज धारा को जो है पृथ्वी में भेजने के लिए जो है पथ उपलब्ध कराता है, ठीक है। घरेलू वायरिंग में प्रयुक्त भू संयोजन तार का न्यूनतम आकार होता है, तो कितना होता है, 114 मतलब 145 WG होता है, ठीक है ना, 145 WG होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस का मान उच्च होता है, ऑप्शन ए TNC। इसका मुझे फुल फॉर्म होता है, कुछ होता है मुझे पता नहीं है, इसका आपको पता हो तो बता दीजिएगा, ठीक है ना। इसका मान उच्च होता है TNC, ठीक है। नीचे दिए गए चित्र की पहचान कीजिए, तो ये किसका चिन्ह है दोस्तों, इलेक्ट्रिक मशीन लिखा है, वाटर टैप है, GI पाइप है, ठीक है। ये किस प्रकार का जो है, ये ऑप्शन बी वाटर टैप अर्थिंग है। ये कौन सा है, वाटर टैप अर्थिंग है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है पावर स्टेशनों के मध्य प्रतिरोध पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी 0.5 ओम से 1 ओम तक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 3 फेज सिस्टम में स्टार पॉइंट से नेटवर्क कनेक्ट रहता है, ऑप्शन बी TN, ठीक है ना, TN। 3 फेज सिस्टम में स्टार पॉइंट से नेटवर्क कनेक्ट रहता है TN, ठीक है। अगला क्वेश्चन है
भूचालक किसके लिए भू संपर्कन के पथ का प्रबंध करता है? ऑप्शन बी, अधिक धारा के लिए जो है वो पथ प्रबंध करता है। अगला क्वेश्चन है, प्लेट अर्थिंग में प्रयोग होता है? ऑप्शन मतलब डी, ए और बी दोनों, कोयला और नमक हम दोनों का प्रयोग करते हैं। जीआई पाइप बने होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, गैल्वेनाइज्ड आयरन से बने होते हैं। गैल्वेनाइज्ड आयरन से बने होते हैं जीआई पाइप। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्लेट अर्थिंग में प्लेट इलेक्ट्रोड का न्यूनतम आकार होता है? तो 12.5 × 12.5 सेंटीमीटर होता है। ठीक है ना। प्लेट अर्थिंग में प्लेट इलेक्ट्रोड का न्यूनतम जो आकार होता है वो 12.5 × 12.5 सेंटीमीटर होता है। ठीक है ना। जीआई पाइप का उद्देश्य बताइए। जीआई पाइप का, तो भू संयोजन तार की सुरक्षा। भू संयोजन तार की सुरक्षा। अगला क्वेश्चन है, भूचालक किसके लिए भू संपर्कन के पथ का प्रबंध करता है? तो ऑप्शन नंबर बी, अधिक धारा के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से प्लेट भू संयोजन विधि में भू संयोजन प्लेट का आकार होता है? तो 60 × 60 वर्ग सेंटीमीटर। 60 × 60 वर्ग सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, पाइप भू संयोजन में गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप का व्यास होता है? कितना होता है? ऑप्शन ए, 38 मिलीमीटर होता है। 38 मिलीमीटर होता है। अगला क्वेश्चन है, भू इलेक्ट्रोड प्रतिरोध को मापते समय प्रयुक्त धारा का प्रकार है? भू इलेक्ट्रोड को मापते समय प्रयुक्त धारा का प्रकार है? ऑप्शन नंबर ए, दिष्ट धारा। अगला क्वेश्चन, नमी वाले स्थानों के लिए उपयुक्त विधि का प्रकार है? तो ऑप्शन नंबर बी, प्लेट भू संपर्कन, प्लेट अर्थिंग का हम प्रयोग करते हैं नमी वाले स्थानों में। किसी उपकरण की धात्विक बॉडी को अर्थ से संयोजित करने का कारण होता है? ऑप्शन डी, विद्युत झटका लगने की संभावना को समाप्त करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, मुख्य उप स्टेशन का अर्थ इलेक्ट्रोड प्रतिरोध कितना होता है? तो 1 ओम होता है, 1 ओम। अगला क्वेश्चन है, भू संयोजन प्रणाली का अर्थ प्रतिरोध 2 विधियों से नापा जा सकता है? चित्र में दर्शाई गई विधि कौन सी है? तो बताना है। ये दोस्तों कौन सी विधि है? ठीक है, आपको बताना है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये ऑप्शन बी, अर्थ टेस्टर विधि है। कौन सा है? अर्थ टेस्टर विधि का फिगर है। ठीक है ना, इसको देख लीजिएगा ध्यान से। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्थ फॉल्ट लूप का इम्पीडेंस निम्न में से किस नेटवर्क में उच्चतम होता है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, आई टी में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, आपको जो है एग्जाम में भी ऐसा ही ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, अर्थिंग के लिए उपयोग होने वाले राड या पाइप इलेक्ट्रोड का साइज से कम नहीं होना चाहिए? तो ऑप्शन ए, 2.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अर्थ इलेक्ट्रोड का प्रतिरोध बहुत कम होता है, इस कारण निम्न में से कौन सी धारा पृथ्वी में चली जाती है? ऑप्शन सी, लीकेज धारा पृथ्वी में चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मानक IEC 60364 में 2 अक्षरों वाले कोड का प्रयोग करते हुए अर्थिंग व्यवस्था को कितने अवयवों में बांटा गया है? तो ऑप्शन नंबर ए, 3 अवयवों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है, जब अर्थिंग के लिए पाइप इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है तो इसे स्थापित करते समय इसका नीचे वाला सिरा भूमि से कितना ऊपर रखना चाहिए? ऑप्शन ए, 5 सेंटीमीटर ऊपर रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यदि किसी मशीन आदि के लिए अर्थ इलेक्ट्रोड स्थापित किया जाए तो उनके बीच की दूरी इलेक्ट्रोड की लंबाई, पाइप इलेक्ट्रोड की लंबाई 2.5 मीटर होती है कि कितने गुना से कम नहीं होना चाहिए? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 6 गुना से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, भू संपर्कन के लिए उपयोग हुए लोहे या स्टील की इलेक्ट्रोड रॉड को कम से कम 16 मिलीमीटर व्यास का होना चाहिए तथा तांबे के लिए न्यूनतम व्यास होना चाहिए कितना? 12.5 मिलीमीटर व्यास होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। आइए, अगला हमारा चैप्टर शुरू हो जाता है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से। ये भी जो है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में से भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना। अर्धचालकों का प्रतिरोध ताप गुणांक सदैव कैसा होता है? तो सदैव ऋणात्मक होता है, सदैव ऋणात्मक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक अर्धचालक की प्रतिरोधकता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? तो परमाणु के प्रकार पर निर्भर करती है, उसके मटेरियल पर डिपेंड करती है। ठीक है ना, आखिर वो किस प्रकार का परमाणु है। अगला क्वेश्चन है, डायोड की PVI रेटिंग होती है? ऑप्शन ए, प्राथमिक वोल्टेज का निम्नतम मान होता है, प्राथमिक वोल्टेज का निम्नतम मान। अगला क्वेश्चन है, LED में फिलामेंट के अभाव में धारा की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन बी, कम होती है। LED में फिलामेंट के अभाव में धारा की आवश्यकता कम होती है। ठीक है ना। PDF के लिए दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप है, ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है ना, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है ना। या कोई क्वेश्चन होगा तो मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछना होगा दोस्तों, तो मेरा जो है व्हाट्सएप नंबर है, मोबाइल नंबर है 9889792600 पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एनी टाइम कर सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अर्धचालक का प्रकार नहीं है? ऑप्शन सी, आर्सेनिक जो है वो अर्धचालक नहीं है। बाकी जो सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये दोनों क्या है? अर्धचालक हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अग्र अभिनति की स्थिति में अवक्षय परत पर प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन नंबर सी, संकुचन होता है। यानी कि अगर फॉरवर्ड बायस होता है, फॉरवर्ड बायस की कंडीशन होता है, तो जो डिप्लीशन लेयर होता है, जो अवक्षय परत होता है दोस्तों, वो क्या होता है, उसमें संकुचन होता है, यानी कि वो सिकुड़ जाता है, यानी कि उसका आकार जो है वो छोटा हो जाता है, ठीक है ना। और सेम अगर भाई दोस्तों अगर उल्टा बात करें, अगर यानी कि रिवर्स बायस में बात करें, तो जो डिप्लीशन लेयर होता है उसकी चौड़ाई बढ़ जाती है, ठीक है ना, उसका आकार बढ़ जाता है, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया अर्धचालक ये कौन सा है दोस्तों? यहाँ पर लिखा भी है, आईएन बीच में लिखा है, इंडियम लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो यानी कि किस प्रकार का है दोस्तों? यहाँ पर एक देखें आप होल, आपको होल दिख रहा होगा दोस्तों। तो यहाँ पर अगर होल दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर सी, पी टाइप जो है, ये पी टाइप अर्धचालक हो जाएगा, ठीक है ना। अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर एक्स्ट्रा रहता दोस्तों तो वो एन टाइप हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डायोड के अग्रबायस प्रतिरोध का मान सदैव होता है। डायोड के अग्रबायस प्रतिरोध का मान सदैव कैसा होता है? ऑप्शन सी, निम्न होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। निम्न में से जर्मेनियम का ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है कितना होता है? 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जर्मेनियम का ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है। पीएन संधि डायोड प्रयुक्त किया जाता है। पीएन संधि डायोड जो है, ऑप्शन सी, दिष्टकरण के लिए। दिष्टकरण यानी कि रेक्टिफिकेशन के लिए। रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है एसी को डीसी में बदलने के लिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, एक पीएन संधि की मोटाई कितनी होता है? तो ऑप्शन डी, 10⁻⁶ मीटर होता है। 10⁻⁶ मीटर होता है दोस्तों, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशीय डायोड का संकेत कैसा था? प्रकाशीय डायोड यानी कि लाइट इमिटिंग डायोड का सिंबल कौन सा है? ऑप्शन सी वाला दोस्तों, ऑप्शन सी वाला जो है, ऑप्शन सी वाला प्रकाशीय डायोड का सिंबल है, ठीक है ना। अगर फोटो डायोड का था, फोटो डायोड तो जो डी वाला है ना, वो नहीं, लाइट, वो ऑप्शन जो डी वाला है लाइट इमिटिंग डायोड का है, यानी कि जो लाइट को उत्सर्जित करता है। और जो सी वाला ये प्रकाशीय डायोड का है, ठीक है ना, फोटो डायोड का है। चलिए, इस पर लाइट गिरता है तब ये जो है एक्टिव होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पी प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक धारावाहक के रूप में होते हैं। देखिए दोस्तों, पी प्रकार का है तो होल जो है, जो होल्स होते हैं वो बहुसंख्यक होते हैं, मेजॉरिटी में होते हैं। और एन प्रकार में जो है बहुसंख्यक होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके पर अर्धचालकों का प्रतिरोध सदैव होता है। ऑप्शन नंबर सी, अनंत होता है, ठीक है ना। ओके पर अर्धचालकों का प्रतिरोध, ओके क्या होता है आप बताइएगा। एलईडी की पावर रेटिंग की इकाई होती है, तो ऑप्शन नंबर बी, मिलीवाट, मिलीवाट। अगला क्वेश्चन है, एलईडी का अनुप्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, ये सभी में। एम्बेडेड सिस्टम में भी, पावर सूचक में भी, 7 सेगमेंट डिस्प्ले में भी एलईडी का प्रयोग किया जाता है। तो इन सभी में जो है एलईडी का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सोलर सेल के प्रतीक चिन्ह का चुनाव कीजिए। सोलर सेल का आपको जो है सिंबल देखना है कि चारों में से कौन सा है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए वाला जो है, ऑप्शन नंबर ए वाला क्या है, यही सोलर सेल का सिंबल है, ए वाला, ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीएन संधि में रोधक विभव अधिकतम होने वाली बायस का प्रकार है, तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, पश्च बायस की स्थिति में, ठीक है ना। यानी कि जो रोधक विभव है वो अधिकतम होता है, कब होता है? जब जो है रिवर्स बायस होता है। जब रिवर्स बायस की कंडीशन होता है तब जो है जो रोधक विभव होता है वो मैक्सिमम होता है उस टाइम पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर बायसिस स्थिति में अवक्षय परत की चौड़ाई में क्या परिवर्तन होता है दोस्तों? तो देखिए फ्रेंड्स, फॉरवर्ड बायस है तो जो अवक्षय परत की चौड़ाई होती है क्या होती है? घटती है, कम हो जाती है, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध जर्मेनियम की 0 डिग्री केल्विन पर प्रकृति होती है। अच्छा दोस्तों, ये वाला जो था ना, एक बार मैं वो दिखा देता हूँ, कहाँ गया ओके वाला, ये वाला। तो फ्रेंड्स, ये जो है 0 डिग्री केल्विन पूछ रहा है। 0 केल्विन पर जो है अर्धचालकों का प्रतिरोध सदैव होता है, तो अनंत होता है। यानी कि फ्रेंड्स, इसका मतलब ये हुआ कि 0 डिग्री केल्विन पर जो अर्धचालक होते हैं वो प्रतिरोध अनंत होने का मतलब है कि वो कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं, ठीक है ना, कुचालक की भांति। और इसमें क्या होता है, जब हम प्रतिरोध, जब जो है इसका हम बढ़ाते हैं, जब अर्धचालकों का जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है, और ये चालक बन जाते हैं, ठीक है ना। आइए, जो अगला हमारा क्वेश्चन था देखते हैं। देखिए, ये घटती है शुद्ध जर्मेनियम की 0 डिग्री केल्विन पर प्रकृति होती है तो कुचालक होती है। वही बात जो है वहाँ भी कर रहा था, ठीक है ना, वही वाला। अगला क्वेश्चन है, अर्धचालकों में बंध का प्रकार होता है, कैसा होता है? ऑप्शन सी, सहसंयोजी बंध होता है। अर्धचालकों में जो बंध होता है फिर कैसा होता है? सहसंयोजी बंध होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। और धातुओं में धात्विक बंध होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाई गई युक्ति का नाम बताइए दोस्तों। ये कौन सा युक्ति है? तो ये है जीनर डायोड का सिंबल है, जीनर डायोड का सिंबल है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। पीएन संधि डायोड के अग्र तथा पश्च बायस में प्रतिरोधों का अनुपात क्या होता है? तो 1:10⁴, या इसको हम 10,000 भी कह सकते हैं।
1:10,000 या 1:10⁴। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। प्रकाश उत्सर्जक डायोड को बनाया जाता है किससे? ऑप्शन डी, इन सभी से, आर्सेनिक, गैलियम और फास्फोरस। ठीक है ना दोस्तों, याद रखिएगा एग्जाम में जो है आपको जो है वो भी देखने को मिलेगा। ठीक है ना, जर्मेनियम, सिलिकॉन भी देखने को मिलेगा दोस्तों। तो इनका प्रयोग नहीं करते हैं लाइट इमिटिंग डायोड बनाने के लिए। किसका प्रयोग करते हैं? आर्सेनिक का, गैलियम का और फास्फोरस का हम प्रयोग करते हैं प्रकाश उत्सर्जक डायोड को बनाने के लिए, लाइट इमिटिंग डायोड को बनाने के लिए, एलईडी को बनाने के लिए। ठीक है ना, अगला प्रश्न है, निम्न में से अग्र अभिनति यानी कि फॉरवर्ड बायस में एलईडी का अभिलाक्षणिक वक्र होता है। आपको इसमें से पहचानना है कि एलईडी का जो है फॉरवर्ड बायस में कैसा आपके यहाँ से फिगर बनेगा। तो ऑप्शन बी वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बी वाला को देख सकते हैं यहाँ आप, ठीक ना फ्रेंड्स, जो एक सरल रेखा बन रहा है, ठीक है ना, ऊपर जो है आप देख सकते हैं बी वाला ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आदर्श पीएन संधि के द्वारा यानी कि आइडियल पीएन संधि के द्वारा अग्र बायस व्यवस्था में व्यवहार किया जाता है। ऑप्शन सी, बंद स्विच की भांति वो व्यवहार करता है। ठीक है ना, आइडियल पीएन जंक्शन के द्वारा जो है फॉरवर्ड बायस कंडीशन में कैसा व्यवहार किया जाता है? बंद स्विच की भांति व्यवहार किया जाता है। ठीक है, वो करता है। अगला क्वेश्चन है, एन प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों द्वारा गति की जाती है किस क्षेत्र में? ऑप्शन बी, वर्जित क्षेत्र में। वर्जित क्षेत्र में जो है एन प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों द्वारा गति की जाती है। अगला प्रश्न है, पी प्रकार का अर्धचालक निर्मित करने के लिए जर्मेनियम की डोपिंग की जाती है। ऑप्शन सी, इंडियम से की जाती है, इंडियम की। ठीक है ना, पी प्रकार का अर्धचालक निर्मित करने के लिए जर्मेनियम की डोपिंग जो है वो इंडियम से की जाती है। अगला क्वेश्चन है, पीएन संधि पर रोधक विभव होता है कितना होता है? लगभग 0.2 वोल्ट होता है, लगभग 0.2 वोल्ट होता है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, गैलियम आर्सेनिक को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी, यौगिक अर्धचालक कहा जाता है। क्या कहते हैं? यौगिक अर्धचालक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोलर सेल का दूसरा नाम बताइए। ऑप्शन सी, फोटोवोल्टिक सेल। फोटोवोल्टिक सेल कहते हैं। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, सोलर सेल होता है, क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी, फोटोवोल्टाइक डिवाइस होता है। फोटोवोल्टाइक डिवाइस होता है। अगला क्वेश्चन, अग्र बायस परिपथ का प्रकार है। अग्र बायस परिपथ का प्रकार है तो ऑप्शन नंबर बी वाला दोस्तों देख लीजिए, बी वाला जो है वो फॉरवर्ड बायस सर्किट का प्रकार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और फ्रेंड्स जो ये वाला था ना यहाँ पे सी वाला, जो यहाँ पर देखिए पहला जो ए वाला है वो पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल है। बी वाला जब पीएन जंक्शन डायोड को जो फ्रेंड्स फॉरवर्ड बायस में किया गया तब का वोल्टेज तब का फिगर है। और सी वाला जो है जब पीएन जंक्शन डायोड को जो है रिवर्स बायस में लगाया गया तब का सिंबल है। ठीक है ना, आइए, सोलर सेल को काम में लिया जाता है। ऑप्शन ए, सौर ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करने के लिए सोलर सेल को काम में लिया जाता है। अगला प्रश्न है, अर्धचालकों में आवेश वाहक के रूप में पाए जाते हैं तो ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉन तथा कोटर, इलेक्ट्रॉन तथा होल। ठीक है ना, कोटर को होल कहते हैं। अर्धचालकों में एक संयोजी बंध टूटने पर होता है तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी, एक इलेक्ट्रॉन व एक कोटर उत्पन्न होता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन और एक होल्स उत्पन्न होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पीएन संधि का निर्माण होता है तो ऑप्शन सी, इकाई क्रिस्टल में दाता व ग्राही प्रकार की अशुद्धियाँ मिलाने पर होता है। पीएन संधि का निर्माण कैसे होता है? इकाई क्रिस्टल में दाता व ग्राही यानी कि डोनर और एक्सेप्टर प्रकार की अशुद्धियाँ मिलाते हैं तो पीएन जंक्शन का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, अर्धचालकों में हीट सिंक प्रयोग करने का कारण होता है। अर्धचालकों में हीट सिंक प्रयोग करने का कारण होता है ऑप्शन नंबर डी, अत्यधिक ताप वृद्धि रोकना। अगला क्वेश्चन है, अर्धचालक डायोड में डिप्लीशन क्षेत्र की चौड़ाई होती है। ऑप्शन डी, 1 माइक्रोन होती है। कितना होती है? 1 माइक्रोन होती है। ठीक है ना, अगला कोई प्रश्न है, जीनर डायोड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, परिवर्ती धारा और स्थिर वोल्टेज में किया जाता है। परिवर्ती धारा और स्थिर वोल्टेज में इसका जीनर डायोड का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, याद रखें दोस्तों, जो जीनर डायोड है हमेशा जो है रिवर्स बायस में कार्य करता है। अगला प्रश्न है, पीएन संधि का निर्माण होता है तो इकाई क्रिस्टल में दाता व ग्राही प्रकार के अशुद्धि मिलाने पर होता है। गैलियम फॉस्फाइड का उपयोग करके एलईडी के प्रकाश का रंग प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन डी, हरा रंग प्राप्त किया जाता है। गैलियम फॉस्फाइड का हम प्रयोग करेंगे तो हरा रंग हमको मिलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक आवेश वाहक के रूप में पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन पाए जाते हैं। गैलियम आर्सेनाइड का उपयोग करके एलईडी के प्रकाश का रंग प्राप्त किया जाता है। गैलियम आर्सेनाइड का तो लाल होता है। ठीक है ना, लाल। आइए फ्रेंड्स, अब रेक्टिफायर परिपथ से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं।
रेक्टिफायर परिपथ मिलकर बना होता है किससे? तो इन सभी से। मरकरी आर्क वाल्व से, सॉलिड स्टेट डायोड से, निर्वात ट्यूब डायोड से मिलकर बना होता है। संधारित्र फिल्टर का उपयोग होता है तो इन सभी में, बैटरी एलिमिनेटर में, रेडियो में, मोबाइल में संधारित्र फिल्टर का उपयोग होता है। निम्न में से फिल्टर का कार्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी, पल्सेटिंग डीसी को स्थिर डीसी में परिवर्तित करना। पल्सेटिंग डीसी को स्थिर डीसी में परिवर्तित करना। मोबाइल में प्रयोग किए जाने वाले फिल्टर का प्रकार है ऑप्शन नंबर सी, शंट संधारित्र फिल्टर। शंट कैपेसिटर फिल्टर का प्रयोग किया जाता है मोबाइल में। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए तरंग आरेख चित्र में फिल्टर का प्रकार है तो कौन से प्रकार का फिल्टर? दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर देखिए बी वाला, श्रेणी प्रेरक फिल्टर। श्रेणी प्रेरक फिल्टर यानी कि सीरीज इंडक्टर फिल्टर का प्रकार है ये वाला, ठीक है। पैसिव फिल्टर में कौन से तत्व उपयोग नहीं किए जाते हैं? पैसिव फिल्टर में ऑप्शन ए, ट्रांजिस्टर प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से पूर्ण तरंग रेक्टिफायर यानी फुल वेव रेक्टिफायर की प्रतिशत दक्षता कितनी होती है? ऑप्शन नंबर डी, 81.2% होता है। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण तरंग रेक्टिफायर में डायोड की संख्या होती है तो कितना होता है? दोस्तों पूर्ण तरंग रेक्टिफायर में 2 होता है, ठीक ना। और ब्रिज रेक्टिफायर में पूछेगा दोस्तों, ब्रिज रेक्टिफायर में तो 4 होता है, ठीक ना। और अगर हाफ वेव रेक्टिफायर में पूछेगा और तरंग रेक्टिफायर में पूछेगा तो उसमें डायोड कितना होता है? सिंगल 1 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रेक्टिफायर युक्ति कार्य करती है तो ऑप्शन नंबर ए, केवल एसी के लिए जो है रेक्टिफायर युक्ति कार्य करती है, ठीक ना, रेक्टिफायर, ठीक है। अगला प्रश्न है, किसके लिए ट्रांसफार्मर की आवश्यकता पड़ती है? ऑप्शन नंबर सी, सेंटर टेप पूर्ण तरंग रेक्टिफायर के लिए ट्रांसफार्मर की आवश्यकता पड़ती है। अगला प्रश्न है, निम्न चित्र में अर्ध तरंग रेक्टिफायर को दर्शाया गया है। हाँ दर्शाया गया है, ठीक है ना। तो पूरा कि जब डायोड पश्च बायस में है तो निर्गत तरंग का प्रकार होगा, यानी कि जब रिवर्स बायस में है तो कैसा यहाँ पे आपको फिगर बनेगा दोस्तों? तो ये ऑप्शन नंबर सी वाला बनेगा, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर सी वाला जो है अग्र पश्च जो लिखा है, ठीक है ना, ये वाला। अर्ध तरंग रेक्टिफायर के साथ प्रयुक्त नहीं किया जाता है तो ऑप्शन ए और बी, ए वाला एल फिल्टर और बी है श्रेणी प्रेरक फिल्टर का प्रयोग जो है नहीं किया जाता है दोनों का। किसी रेक्टिफायर के आउटपुट में उपस्थित एसी के अवयवों को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, रिपल कहा जाता है, रिपल, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, एक अर्ध तरंग रेक्टिफायर के लिए रिपल फैक्टर होता है तो ऑप्शन नंबर बी वाला 1.21 होता है, ठीक है ना, एक अर्ध तरंग रेक्टिफायर के लिए रिपल फैक्टर। नीचे दिए गए तरंग आरेख चित्र में रेक्टिफायर का प्रकार है, कौन सा ये प्रकार दिया गया दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, सेंटर टेप रेक्टिफायर, क्योंकि आप देख सकते हैं बीच में से एक तार जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, तो ये सेंटर टेप रेक्टिफायर है। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। एसी को डीसी में बदलने के लिए भी किया जाता है, पावर सप्लाई के रूप में भी किया जाता है और रेडियो सिग्नल डिटेक्टर के रूप में भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रेक्टिफायर परिपथ में प्रयुक्त डायोड द्वारा कार्य किया जाता है। ऑप्शन बी, अग्र बायस में धारा प्रवाह करता है, अग्र बायस में धारा प्रवाह करता है। अगला प्रश्न है, डायोड रेक्टिफायर द्वारा बदला जा सकता है। ऑप्शन सी, एसी को डीसी में बदला जा सकता है। अगला प्रश्न है, रेक्टिफायर परिपथ का प्रकार है। ऑप्शन ए, एक डायोड परिपथ, एक डायोड परिपथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए चित्र में परिपथ रेक्टिफायर का प्रकार है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर बी, अर्ध तरंग रेक्टिफायर, क्योंकि देखिए इसमें सिंगल एक ही डायोड यहाँ पर लगा हुआ है फ्रेंड्स, तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर है, अर्ध तरंग रेक्टिफायर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्रेणी प्रेरक फिल्टर में प्रेरक को लोड के साथ जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी प्रेरक फिल्टर में जो प्रेरक को लोड के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस यंत्र में एसी मापन के लिए सेतु रेक्टिफायर प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए, थर्मोकपल, ठीक है। किस यंत्र में? थर्मोकपल में एसी मापन के लिए सेतु रेक्टिफायर यानी कि ब्रिज रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अर्ध तरंग रेक्टिफायर की तुलना में पूर्ण तरंग रेक्टिफायर से कम प्राप्त होता है क्या? इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया परिपथ फिल्टर है, कौन सा फिल्टर है? यहाँ पर एल आपको दिख रहा होगा, एल लगा है तो एल फिल्टर ही होगा, और यानी कि एल भी लगा है और भी यहाँ पर देखिए ग्राउंड भी किया गया है, तो ये श्रेणी प्रेरक फिल्टर, हाँ वही तो मैंने बोला, श्रेणी मतलब जो है एल को श्रेणी में लगाया गया है तो इसको हम श्रेणी प्रेरक फिल्टर बोलेंगे, ठीक है। अर्ध तरंग रेक्टिफायर में पूर्ण तरंग रेक्टिफायर की तुलना में रिपल का मान होता है तो ज़्यादा होता है। हाफ वेव रेक्टिफायर में जो है रिपल फुल वेव रेक्टिफायर की तुलना में अधिक होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही डायोड लगा होता है और पूर्ण तरंग में 2 रेक्टिफायर लगा होता है, ब्रिज में 4 लगा होता है, उसमें और कम रिपल होगा।
एक पूर्ण तरंग रेक्टिफायर परिपथ निवेशित तथा निर्गत वोल्टता के साथ दर्शाया जाता है, ठीक है ना। तो अतः डायोड 2 से प्राप्त निर्गत वोल्टता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी बी और डी दोस्तों यहाँ पे जो है डायोड 2 से प्राप्त निर्गत वोल्टता है। अगला प्रश्न है, एक सेतु रेक्टिफायर में निवेशी और निर्गत संयोजनों को अंतः परिवर्तित किया गया है। स्विच खोलने पर होगा क्या होगा? दिष्ट धारा निर्गत निर्धारित मान का आधा रह जाएगा। दिष्ट धारा जो है निर्गत निर्धारित मान का आधा रह जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेक्टिफायर का आउटपुट पूर्ण रूप से डीसी नहीं होता है। रेक्टिफायर आउटपुट को पूर्ण रूप से डीसी में लाने का कार्य कौन करता है फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बी फिल्टर करता है। फिल्टर, ठीक है ना। वो क्या करता है, जितना भी एसी का होता है उस एसी वाले को निकाल देता है, बाकी डीसी को जो है वो मतलब एसी को फिल्टर करता है, डीसी को जाने देता है। रेक्टिफायर परिपथ में एक समान दिष्ट धारा प्राप्त करने के लिए प्रयोग किए गए विद्युत परिपथ को कहा जाता है, क्या कहता है? फिल्टर कहा जाता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए तरंग आरेख चित्र द्वारा दर्शाया गया फिल्टर है, ये किस प्रकार का फिल्टर दोस्तों यहाँ पर दर्शाया गया है, ठीक है। उस किस प्रकार फिल्टर का ये फिगर है? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी चौक निवेश फिल्टर का सिंबल है, मतलब उसका फिगर है चौक निवेश फिल्टर का, चौक निवेश फिल्टर का। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए तरंग आरेख चित्र में फिल्टर का प्रकार है और ये किस प्रकार का फिल्टर का जो है प्रकार दोस्तों? तो ये वाला देखते हैं, देखिए यहाँ पे ये पाइप फिल्टर का जो है पाइप फिल्टर का आउटपुट ऐसा मिलता है, ठीक है ना, पाइप फिल्टर का। आइए अगला प्रश्न है, कुछ लास्ट क्वेश्चन शायद यही लास्ट क्वेश्चन शायद एक और क्वेश्चन होगा, नहीं हाँ एक और क्वेश्चन है। ज्या तरंग आकृति की प्रत्यावर्ती धारा को रेक्टिफाई करने में एक पूर्ण तरंग रेक्टिफायर की आउटपुट में उपलब्ध पल्सेटिंग डीसी की पल्स आवृत्ति का मान होता है? ऑप्शन सी स्रोत आवृत्ति के दोगुने के बराबर, स्रोत आवृत्ति के दोगुने के बराबर होता है, ठीक है ना। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए आरेख में बिंदु 1 पर धनात्मक आवेश तथा बिंदु 2 पर ऋणात्मक आवेश होने की स्थिति में निम्न में से कौन से डायोड में धारा चालन होगा, ठीक है ना। यहाँ पर कह रहा है कि जो बिंदु 1 है वहाँ पे जो है धनात्मक आवेश है, बिंदु 2 पर जो है ऋणात्मक आवेश है, तो कौन कौन से डायोड में जो है धारा प्रवाहित होगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर देखिए D1 और D3 में, D1 और D3 में आप देख सकते हैं कि D1 और D3 में जो है केवल धारा का प्रवाह होगा, धारा का चालन होगा दोस्तों, बाकी किसी में नहीं होगा, ठीक है ना। तो दोस्तों अच्छा अभी एक और क्वेश्चन है, बस ये लास्ट है। एक अर्ध तरंग रेक्टिफायर के इनपुट वोल्टेज का RMS मान 240 वोल्ट है। यदि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का टर्न अनुपात 8:1 है, इसके शिखर भार वोल्टेज का मान क्या होगा यदि वोल्टेज ड्रॉप छोड़ दिया जाए? तो ऑप्शन नंबर ए 42.5 वोल्ट होगा, 42.5 वोल्ट होगा, ठीक है दोस्तों। तो न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब बाकी तो कुछ क्वेश्चन बचा नहीं, तो पूरा तो PDF तो 151 पेज का PDF मैंने पूरा कंप्लीट आपको दोस्तों पढ़ा दिया हूँ। पूरा वीडियो जरूर देख लीजिएगा। 151 पेज में दोस्तों आपको पूरा बहुत सारे हर एक चैप्टर का क्वेश्चन आपको देखने को मिला है फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों आपके लिए ये PDF रहेगा, ठीक है ना। इस PDF को मैं टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा, उसको आप जो है ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसका लिंक कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, आपके कमेंट का मुझे बहुत ही इंतजार रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। अच्छे से कमेंट करिए आप लोग, मतलब बहुत इंतजार रहता है आप लोगों का, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, ठीक है ना। तो वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, ठीक है फ्रेंड्स। तो जल्दी से जो है चैनल को मतलब शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, ठीक है फ्रेंड्स। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।